ठीक है। आज आप लोगों का थोड़ा टेस्ट बदलना है। टेस्ट बदलना मतलब समझ रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे एक टॉपिक लगातार चल रहा है, तो कभी कभी होता है कि अब वो तो खैर चलेगा ही, इसमें के लिए आप परेशान मत होइए। वो तो मेरा अपना रूपरेखा है, लेकिन थोड़ा छौका वौका लगता रहेगा तो ज़्यादा आप लोग एक्टिव रहिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर दाल भात खाते खाते मन भरने लगता है। तो आज आप लोगों को धीमे धीमे फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ से भी बढ़ाते रहते हैं, और दोनों को जोड़ते रहेंगे। ठीक है, फिजिकल से भी बढ़ाते रहते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग नए लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि पढ़ाई हो क्या रहा है। थोड़ा सा धीमे धीमे इधर से भी आपको लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक क्लास बीच बीच में लगाते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं। जैसे ज्योग्राफी जहाँ मूल रूप से शुरू होता है, समझो आज क्लास वही शुरू हो रहा है, यूनिवर्स। आज बातें चंद सेकेंड आपसे करेंगे यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी में समझने का बड़ा महत्व होता है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आप केवल रट करके चीजों को काम चला सकते हैं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी रट के काम नहीं चलेगा, यहां समझना पड़ेगा, और ये समझने का ही खेल है। तो इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में अंतर यही है कि इसको समझ लेना है खूब अच्छे से, और उसको याद कर जाना है खूब अच्छे से। ठीक है, ब्रह्मांड। जब भी मन में यूनिवर्स शब्द आता है, ब्रह्मांड शब्द आता है, तो यूनिवर्स शब्द के साथ आपके मन में क्या विचार आएगा? तो जितने लोग क्लास में बैठे हैं ना, उन सब के मन में अलग अलग विचार आ चुका होगा। हम ब्रह्मांड बोलेंगे तो आपके मन में, सब लोगों के मन में अलग अलग विचार आ गया होगा कि ब्रह्मांड किसको बोलते हैं। जब पहले अध्ययन अध्यापन का कार्य जब पंडित जी लोग करते थे, तो ब्रह्मांड का मतलब समझ में नहीं आया, तो लोगों ने कहा कि ब्रह्म ही ब्रह्मांड है, ओम यही ब्रह्मांड है। सुना है क्या आप लोगों ने? तो देखिए, अब वहां विज्ञान थोड़ा लोप था, तो लोगों ने ओम को ब्रह्मांड बना दिया, बनाया है। आप उस पर काम चला लोगे? हाँ, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कहेंगे कि सर अब तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, तो यहां ब्रह्मांड से ऐसे नहीं हो पाएगा। आ जाइए, आगे आइए। नहीं मेरे भाई, मैं कहाँ कहाँ हूं, खत्म हो गया है। इसलिए लेट आते हैं तो सब बात नहीं सुनते हैं ना। 2 मिनट लेट करिएगा तो 2 4 बात तो निकल गया होगा। बस टेस्ट आज बदल देते हैं, फिर वो इंडियन तो चलेगा ही चलेगा, उसका एक एक पॉइंट चलेगा, एक एक टॉपिक चलेगा। ठीक है, समय जितना लग जाए लग जाने दीजिए। अभी एग्जाम का कोई ये थोड़े है कि एग्जाम माथे पर है कि थोड़ा उड़ा के आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। प्यार से शिद्दत से चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, मेरे जैसा ईमानदारी से काम करने वाला आपको बहुत कम मिलेगा, कि मैं अपने 1.5 घंटा का मतलब चाहता हूं कि 1.5 घंटा कंप्लीट पढ़ा के आपको जाऊं, और ये 1.5 घंटा में भी मन नहीं भरता है, पता नहीं कब टाइम खत्म हो जाता है, हमको खुदे पता नहीं चलता है कि टाइम कब खत्म हो गया। ठीक है, चलो इधर से भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते हैं धीमे धीमे बातें। जब भी ब्रह्मांड की आपके मन में निकल करके आए, यूनिवर्स के निकल के आए, तो 2 3 शब्द फटाफट सोचिएगा। सोचो, आज केवल सोचना है कि सर सूक्ष्म अणुओं से लेकर के और विशालकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। एकदम कितना छोटा से छोटा भी पार्टिकल्स हो, उस छोटे कण से लेकर के और विशाल आकाश गंगा पिंड, ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। सबको ब्रह्मांड में पढ़ना है। अब भैया इस ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते क्या है? यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रह्मांड जिसके अध्ययन को, इसके स्टडी को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, इसी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, इसी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्रह्मांड शब्द जो आया, आज हमने आपको बता दिया कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के और विशालकाय पिंड तक के संयुक्त स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड
एक दिन में तो ये नहीं निकल के आया होगा ये परिभाषा, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। जैसे ऋषियों ने क्या कहा, मनीषियों ने क्या कहा कि ब्रह्म ही ब्रह्मांड है। उसके बाद धीरे 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 विज्ञान का विकास हुआ। तो आपको चलना है, एक नाम आपको मिलेगा टॉलेमी। नाम सुना है आपने? एक मिस्र यूनानी विद्वान है, एक यूनानी विद्वान है, बोर्ड पर ही है, एक यूनानी विद्वान है। 140 ईस्वी में इन्होंने एक थियरी दिया है जियोसेंट्रिक। कौन सा थ्योरी है? जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया है, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। अब इस जियोसेंट्रिक थ्योरी का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? तो टॉलमी महोदय ने बताया कि भैया जो ब्रह्मांड आप कह रहे हैं ना, इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और जितने भी पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब इसी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उसी थ्योरी का नाम है जियोसेंट्रिक थ्योरी, कि पृथ्वी के ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। लंबे दिनों तक यह थ्योरी चलता रहा। क्यों थ्योरी इतने लंबे दिनों तक चला? कहेंगे कि सर ये वैसा समय है जब अंधविश्वास भी चरम पर होता था, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि एक बात खड़ा होकर के उन चीजों को दुरुस्त कर दे। अच्छा, ये साइंस का ऑनलाइन वाले क्या है भैया? आपका मैसेज केवल साइंस का आपको आ रहा है। एक बार पूरा बात लिखिए। क्या आपका मैसेज क्या है? हम लोगों को भी टेस्ट पेपर भेज दीजिए सर। अच्छा, टेस्ट पेपर भेज दें आप लोगों को, वो तो आप लोगों को चल जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करिए, ठीक है? चलिए, वो भी साइंस का, साइंस वाले सर से बोलिएगा, सब चीज़ मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है? पहले पढ़िए, और मेरे क्लास को जितना पढ़ा देता हूँ उतनी चीज़ों को पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जियोसेंट्रिक थियरी, देखो ये वह काल चल रहा है जो ये वही काल है जब आपने नाम सुना होगा अरस्तु का, याद है? 20 का प्याला पीना पड़ा था उनको सच्चाई कहने के लिए। उधर से निकल के आएंगे 1543 ईस्वी, 1543, 1543, 1543। एक विद्वान आते हैं कॉपरनिकस, कॉपरनिकस। ये कॉपरनिकस महोदय ने हेलियोसेंट्रिक थियरी दिया। कौन सा? यहां हेलियोसेंट्रिक थियरी दिया। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया है। और हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत में क्या कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब इस सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने बड़ा हद तक कोशिश किया सच्चाई के नजदीक पहुंचने की, हालांकि ये भी असफल रहे। इन्हें कहा जाता है आधुनिक खगोल का जनक। इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक खगोल का जनक, आधुनिक खगोल का जनक। लिख लीजिए, इसको लिखिए, पहले दो शब्द है, दो शब्द को लिखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं को कहते हैं आधुनिक खगोल का जनक भैया। आधुनिक खगोल का जनक। कंटिन्यू करें? हाँ लिखो लिखो, फटाफट लिखिए, तेज रहिए।
तब ना समय से खत्म होगा। ठीक है, कोई नया लोग नहीं है जो आज से हो? चलिए, अब भैया आगे बढ़ो। एक विद्वान आता है, ये भी खगोलज्ञ है, खगोल पर इन्होंने काम किया। हब्बल, नाम सुना है आपने हब्बल का? हब्बल, हब्बल महोदय ने 1920 में टेलीस्कोप के माध्यम से, 1920 में टेलीस्कोप के माध्यम से इस ब्रह्मांड को देखने का प्रयास किया। टेलीस्कोप के माध्यम से इन्होंने ब्रह्मांड को देखने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड कैसा है। जब इन्होंने ब्रह्मांड को देखा तो दो बातें लिखी। पहला कि भैया जो ब्रह्मांड है या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, इसका विस्तार जारी है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और ब्रह्मांड का जो व्यास है, इस ब्रह्मांड का व्यास इन्होंने बता दिया कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष में इन्होंने निर्धारित किया था कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ये बस एक डाटा है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है इस ब्रह्मांड का व्यास। दो बात हब्बल के साथ लगा के लिख लीजिएगा कि ये हब्बल महोदय ने कहा था, 1920 में कहा था। कब की बातें हैं? 1920 में कहा था। चलिए, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 250 करोड़ वर्ष है, 250 करोड़ वर्ष है। भैया इसी के बाद शुरू होता है जिस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। लगभग 500 संकल्पनाएं हैं ब्रह्मांड उत्पत्ति को लेकर के। तो मैं आपको सब संकल्पना नहीं पढ़ाऊंगा, सब थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। जो सर्वमान्य थ्योरी है, सत्य के निकट माना जाता है, उसी को पढ़ेंगे। और सर्वमान्य थ्योरी है कौन सा? हाँ, बिग बैंग थ्योरी है। बस उसको समझा दूंगा आपको कि आज के बाद बिग बैंग थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। लाइए, आज के बाद बिग बैंग थ्योरी में दिक्कत नहीं हो। बिग बैंग थ्योरी को बोलते क्या है?
विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, मेजर हेडिंग लगा लो, बिग बैंग थ्योरी। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, हिंदी में बोला जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी में एक बातें की गई, समझिए, बस इसको समझना है कि ब्रह्मांड का एक केंद्र है, ब्रह्मांड का एक केंद्र है। हर चीज का एक सेंटर होता है कि नहीं होता है? आपका भी एक केंद्र है, आपका केंद्र है मिशन 50 IS। सुबह जगते हैं तो आपको याद आता है कि चलना है मिशन 50 IS, इसी के इर्द गिर्द आप परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा पूरा होगा, ब्लास्ट करिएगा, नौकरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? चलो, तो सबका अपना अपना केंद्र है। कुछ आदमी अपना अलग केंद्र बना के रखा है, नहीं बना के रखा है। सबके जीवन का केंद्र होता है कि भाई कहाँ, वहीं पर एकदम जो है, हंस रहा है पंडित जी है। चलो सुनो भाई, अब ब्रह्मांड का एक केंद्र है, इस केंद्र को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी कहा जाता है, सिंगुलैरिटी कहा जाता है, इसी को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ब्रह्मांड का एक केंद्र है जिस केंद्र को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। हालांकि ये इंग्लिश वर्ड है सिंगुलैरिटी, हिंदी करिएगा तो एकांकी अणु होता है। याद रखना ज्यादा टफ है ना, इसलिए जब क्वेश्चन भी पूछता है तो सिंगुलैरिटी को ही लिख देता है देवनागरी लिपि में। ध्यान रखेंगे यहां पर कि ब्रह्मांड का केंद्र और ब्रह्मांड के केंद्र को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस थ्योरी को दिया किसने, उनका नाम भी साथ में रख लेंगे, जॉर्ज लैमेंटियर, जॉर्ज लैमेंटियर एवं उनके कुछ सहयोगी हुआ करते थे। इस जॉर्ज लेमेंटियर और उनके सहयोगियों ने बिग बैंग थ्योरी को दिया था और सत्य के नजदीक बताया। कैसे सत्य के नजदीक है समझिए, बाद में लिखिएगा कि सर ब्रह्मांड का एक केंद्र है, इस ब्रह्मांड के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण अनंत है, अत्यधिक है, ज्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो किसी को भी खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? हाँ, खींच देगा। तो जैसे ही यहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो ये ब्रह्मांड के जो पार्टिकल्स थे, कण थे, ये सब आकर के टकराने लगे कहां? सिंगुलैरिटी पर। सबके सब आकर के टकराने लगे सिंगुलैरिटी पर। यहीं आकर के टकराएंगे सर, जहां गुरुत्वाकर्षण होता है सब आगे टकराता है कि नहीं? 5-10 आकर के टकरा जाएगा वही। और जब सब आकर के टकराने लगे तो भैया सबसे पहले क्या होगा? इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। जॉर्ज लेमेंटियर ने कहा था कि प्रारंभ में यह एक मटर के दाने के समान था और यदि इस पर चारों तरफ से पार्टिकल्स आने लगे तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या होगा कि इसका मास बढ़ जाएगा, बड़ा होने लगेगा। ये बहुत बड़ा रॉकेट नहीं चला रहा हूं मैं, छोटी बातें हैं। द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ जैसे ही द्रव्यमान बढ़ेगा इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डेंसिटी। तो जब टकराएंगे तो इसका घनत्व भी बढ़ेगा। टकरा रहे हैं तो यहां से मार धक्का दे रहा है तो उसका घनत्व तो बढ़ता जाएगा ना।
और जैसे ही ये घनत्व बढ़ाएगा तो इसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहिएगा कि सर ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। रहस्य समझ में अब आपको आ चुका होगा। सुनो, द्रव्यमान बढ़ा, घनत्व बढ़ा और तापमान भी बढ़ा। तापमान के बढ़ते 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 फिर इसने एक क्रांतिक सीमा को प्राप्त किया होगा, क्रिटिकल पॉइंट को प्राप्त किया होगा। किसी भी चीज को तापमान बढ़ाओगे तो एक सीमा तक बर्दाश्त करेगा, उस सीमा के बाद जल जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, भड़क जाएगा। वो चीज होता है कि नहीं होता है? आम जीवन की घटना है भैया। तो एक सीमा तक इसमें तापमान बढ़ाया गया, उसके बाद इसने क्या किया? ब्लास्ट किया, इसी में ब्लास्ट किया। यहीं से विस्फोट हो रहा है। और विस्फोट कब हुआ? कि जब यह तापमान एक क्रांतिक सीमा को प्राप्त किया, इसने एक क्रांतिक सीमा को प्राप्त किया तो फिर इसमें विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के बाद लगभग 1.46 मिनट में 1.46 मिनट में यह ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। अद्भुत परिकल्पना है भैया। ईश्वर अगर मौका दें कि एक बार कुछ मांगो वत्स की क्या मांगते हो, तो निश्चित रूप से यह मांगेंगे कि कैसे ब्रह्मांड 1.46 मिनट में बन गया था, एक बार दिखा दीजिए। क्योंकि प्रयोगशाला में इसको देखना संभव नहीं है। तो उन्हीं से कहा जाएगा कि भगवान अगर कोई जीवन में कर्म किए हो तो दिखाइए, क्या जी? ज्यादा बेहतर बता दिया जाए। अब देखो, तो वैज्ञानिक तथ्य दिया जा रहा है ना। मैंने देखे खतरा विजिबिलिटी के लिए कि कभी एक बार दिखा दीजिए। भाई ये कहाँ चले जाते हैं किताब उलट के, हम आपको रिफ्रेश कर रहे थे। ये उसमें भी रिसर्च करते हैं। बीच बीच में मेरी ऐसी बातों का कहने का मतलब क्या है कि ये गंभीर चीजों पर आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया जाए, नहीं तो आप दबाव में दब जाओगे। ठीक है, उसमें पढ़ना नहीं है कि उसके प्रूफ कैसे, भगवान कैसे खोजिएगा। भगवान को तो तथ्य के सहारे बताया ही नहीं जा सकता है। भगवान को तथ्य से बता सकते हैं नहीं। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहि गुरु, ये सब फैक्चुअल नहीं है। इनको एक विश्वास का नाम है, एक भरोसा का नाम है। उस सहारे हम मान करके चलते हैं और अच्छी बात है, मानना चाहिए, क्योंकि इसी से आशावादिता का अंदर में संचार होता है, इंसान पॉजिटिव बना रहता है। अगर कह दिया जाए कि जाओ तुम कुछ भी करो, तुम्हारा कोई देखने वाला नहीं है, कोई अच्छा काम करिएगा? नहीं। हाँ, कोई करेगा अच्छा काम? ये तो दिक्कत है। कह देते हैं कि तुम कहीं भी रहो, भगवान हर जगह है, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में व्यापे राम। तो कितनों गलती करने जाता है, अंदर में एक दिल है, वो कहता है कि मत करो, ऊपर वाला देख रहा है, मालिक देख रहा है, एक डर हो जाता है ना। इसीलिए भगवान को मानते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। चलो छोड़ो। अब देखिए, अब इस विस्फोट के बाद मेरे भाई इसमें से लपटे बाहर निकलेंगे, इसमें से ये लपटे बाहर निकलने लगे, सब बाहर निकलने लगा। देख रहे हो, ये सब बाहर निकलने लगा, सब बाहर निकलने लगा। और यहीं से निर्माण होगा किसका? आकाश गंगाओं का। तो इसमें दो चार शब्द है, इसको भी लिख लो, इसको भी लिखो। क्रिटिकल पॉइंट माने एक सीमा तक जिसको बर्दाश्त किया जा सके। गांव में कहते हैं ना कि अब बर्दाश्त के सीमा से बाहर होता। अब समझ जा एक बाद ना। उसी को बोलते हैं क्रिटिकल लिमिट, कि जहां के बाद बर्दाश्त नहीं हो, झोटा झोटी शुरू, पिटा पिटी शुरू, बम बारूद बह जाए। आपको एक बात और बताऊं, ए बिग बैंग थियरी पूरे ब्रह्मांड का रहस्य है। मैं जितना पढ़ाऊं इसको उतना कम होगा।
और आप लोगों के सहयोग, ईश्वर के कृपा से मैं इसको 4-5 घंटे पढ़ा सकता हूँ बिग बैंग को, लेकिन आप लोग उतना एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं है। ये इसलिए भी क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का जड़ इसी में है। बिग बैंग में है कि नहीं है? पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है इसी से। हमारी एग्जिस्टेंस इंसान कहां से मिलेगा, उसके लिए भी आपको बिग बैंग थियरी पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे नहीं पढ़ोगे? लैमात्रे एवं उसके सहयोगी हुआ करते थे, उसका टीम था। जैसे अभी बैच शुरू हुआ तो क्या कहेंगे कि श्रीकांत सर और उनकी टीम काम कर रही है, कर रही है, तो हम तो हैं ही, मेरे साथ एक टीम भी तो है। अभी दरोगा का बैच शुरू हो रहा है तो हम और हमारी टीम है उसमें। हाँ, घनत्व तो बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है। इसी के साथ क्या बनेगा? तापमान भी बनेगा। एक एक चीज बनाएंगे, एक एक चीज बनाएंगे, इसमें चिंता मत करिएगा। लेकिन जो काम की बात है आपको वहीं तक आपको पहुंचाएंगे, अन्यथा फिर परेशान हो जाओगे। चलो बढ़ाएं आगे। इसके बाद आता है गैलेक्सी, आकाश गंगा, पढ़ते जाओ। इसके बाद आता है आकाश गंगा, गैलेक्सी। आकाश गंगा, गैलेक्सी। ये गैलेक्सी में क्या है? आकाश गंगा। सुनो, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, मेरे साथ बनो, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, ग्रहों और उपग्रहों के समुच्चय को ब्रह्मांड कहा जाता है। बस इतना ही याद रखना है कि ग्रेविटी के कारण जो तारे आए, हाँ आकाश गंगा ही बोल रहे थे, अच्छा सॉरी ब्रह्मांड बोल दिए, सॉरी, गैलेक्सी लिखे हुए हैं बोर्ड पर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, ग्रहों, उपग्रहों के समुच्चय को आकाश गंगा कहा जाता है। अब गैलेक्सी की जब भी बारी आएगी तो हम ब्रह्मांड में गैलेक्सियों को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कुछ किताबें हैं जिसको उलटिएगा ना तो लिखेगा कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, नहीं, असंख्य आकाश गंगाएं हैं, उसको किसी ने काउंट नहीं किया है। और वो तो एक्सपेंडिंग मोड में है, विस्तारित मोड में है, तो फिर उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ये तो किताबों की शोभा बनाने के लिए उसमें झुलनी उलनी पहना देता है सब, परीक्षा का उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सुनो, हाँ सुनो, लिखो आकाश गंगा पर, 1 मिनट सुन लो। हमारी आकाश गंगा कौन सी है भैया? मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, या इसी को बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे या मंदाकिनी, मिल्की वे या मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी। हमारी अपनी आकाश गंगा है मंदाकिनी। सुनना सर, इस मंदाकिनी का आकार कैसा है? तो ये सर्पिलाकार है, मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार समझते हैं ना? हाँ, ये नागपंचमी माता जी सांप बनाती हैं, ऐसा वाला क्यों बनाती है देवलवा पर? हाँ, ये सर्पिलाकार है या ये सर्पिलाकार है? अब आप ही लोग बताओ। हाँ, ये राउंड वाला सर्पिलाकार है, सांप ऐसे
कुंडली मार करके बैठता है, वो सर्पिला आकार है ना। कहते भी है कि कुंडली मार के बैठले हैं क्या, कुंडली मार के बैठल है कुंडली हटाएंगे तोड़ेंगे, तो वही वाली कुंडली। सुनो, सर्पिलाकार है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। बोर्ड पर रहिएगा भाई, 1 सेकंड भी बोर्ड से अमिस मत होना। इसकी 3 भुजाएं होती है। यहां देखो कितनी भुजा है इसमें, 3 भुजा है। चल जाएगा प्रैक्टिशनर मास्टर सभी यहाँ, तो वो लिखेगा कि देखो ये आकाश गंगा का केंद्र है, आई केंद्र को बोलते हैं बल्ज, और इसकी होती है 3 भुजा। एगो इधर बना देगा, एगो इधर बना देगा, और एक इधर बना देगा। ये कहेगा कि यही हो गया आकाश गंगा। ये आकाश गंगा नहीं होता है, ये तो पंखा होता है तूफान का, नहीं होता है। हाँ, अब यहां से समझना है कि सर इसका जो ये केंद्रीय भाग है, यहां केंद्र दिख रहा है ना। सुनो, ये परीक्षा का क्वेश्चन है यहां पर। इसके केंद्रीय भाग को बल्ज बोला जाता है, केंद्रीय भाग को बल्ज बोला जाता है, और ये इसकी भुजाएं होती है, ये इसकी भुजाएं होती है, 1 2 3। इस 3 भुजाओं में कार्य क्या है कि सबसे बाहरी भुजा पर किसी भी तारे का जन्म होता है, यहीं पर तारों का जन्म होता है, और यह तारा धीमे 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 अपनी जीवन यात्रा पूरा करता है। बल्ज में पहुंच करके इसका जीवन अवधि समाप्त हो जाता है। सूर्य भी अपनी आधी यात्रा पूरा कर चुका है। ठीक है, दिक्कत है। मंदाकिनी जिसका आकार सर्पिलाकार है, ठीक है, इसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, और इसके सबसे बाहरी भुजा में तारों का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है ये तो आगे बताएंगे, पहले इसको भी थोड़ा सा बना लो और 2-4 फैक्ट्स लिख लो। इसमें फैक्ट्स के भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कोई ऐसा धुरंधर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? कोई ऐसा महारथी जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? बताओ। आ रहा है? अरे किसी को दिक्कत है? आप लोगों को ठीक है ना? बता दीजिएगा ना किसी को, ब्रह्मांड समझा दीजिएगा ना। नहीं तो यहाँ खड़ा होकर कहेंगे कि समझाइए आप ही लोग, तब मत रोना है कि यार नहीं सर यहाँ से नहीं समझाएंगे, हम लोग अपना स्कूल में समझाएंगे। ऐसा वाला नहीं है, यहाँ भी समझाना पड़ेगा। देखिए एक लाइन लिखो, परिभाषा लिखा था आपने, डिफिनेशन लिखा था, डिफिनेशन सबने लिख लिया है? हाँ लिख लो। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे आकाश गंगा का, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे बल के अधीन बंधे, हाँ गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे तारों ग्रहों उपग्रहों धूल कण एवं गैसों के तंत्र को एवं गैसों के तंत्र को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। लिखिए एक लाइन और लिखो, आकाश गंगा का वह भाग
आकाश गंगा का वह भाग आकाश गंगा का वह भाग जो पृथ्वी से, अर्थ से, आकाश गंगा का वह भाग जो पृथ्वी से एक सरिता के जैसा दिखाई देता है। सरिता किसको बोलते हैं? नदी। बहुत बढ़िया। आकाश गंगा का वह भाग जो पृथ्वी से एक सरिता के जैसा दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मिल्की वे कहते हैं। उसी को मिल्की वे कहते हैं भाई। उसी का नाम क्या है? मिल्की वे है। पॉइंट लगाते जाना। सबसे शीतल एवं सबसे शीतल एवं सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? सबसे शीतल एवं, शीतल माने ठंडा, कोल्ड। सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला है। शीतल एवं चमकीले तारों का समूह, तारों का समूह ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला है। कौन सा है? ओरियन नेबुला है। सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला है। हमारी आकाश गंगा के नेक्स्ट पॉइंट इफेक्ट्स है जो डायरेक्ट पूछा जाता है इसमें से, सब भी आई है। हमारे आकाश गंगा के, हमारे आकाश गंगा के पास स्थित आकाश गंगा, पास स्थित आकाश गंगा, नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? आकाश गंगा एंड्रोमिडा, एंड्रोमिडा, एंड्रोमिडा है। हमारे आकाश गंगा के सबसे पास स्थित आकाश गंगा कौन सा है? एंड्रोमिडा। जी हाँ, मिडा, एंड्रोमिडा ही होता है। किताब में गलती से मेडा लिख देता है, होता क्या है? एंड्रोमिडा। ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा कौन सा है? ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा कौन सी है? ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा कौन सी है? कौन सा है भाई? विलियम वन, विलियम वन नाम याद रखिएगा। ब्रह्मांड की सबसे छोटा आकाश गंगा विलियम वन। ठीक है? ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा विलियम वन, विलियम वन, विलियम वन। सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है भाई? ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है? विलियम, विलियम BC 1101, विलियम BC 1101, विलियम BC 1101, विलियम BC, अजय जी 1101, विलियम, विलियम नाम होता है, विलियम BC 1101, 1101। अब सुनो, इसी में बनता है नेबुला, निहारिका। ठीक है?
और जैसे ही नेबुला और निहारिका से आगे बढ़ोगे तब भैया वहीं पर बनना शुरू होगा तारा। निर्माण करा दे तारों का। हाँ, बना देते हैं तारों का। चलो, अब आकाश गंगा में जहां, सुनो, आकाश गंगा में जहां ये गैसों का संकेंद्रण होगा, जहां गैसों का यहां संकेंद्रण होगा, एक जगह पर इकट्ठा होंगे ऐसे गैस, इसी को बोलेंगे नेबुला। और नेबुला के बीच में हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम में परिवर्तित होने लगते हैं। हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होंगे? हीलियम में। किस प्रक्रिया के तहत? सर यहां संलयन होगा, यहां पर संलयन होगा, फ्यूजन्स होते हैं यहां पर। संलयन का परिणाम है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, संलयन का परिणाम होता है। तो हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करता है, और जैसे ही हीलियम बनना शुरू हुआ तो वहां से एनर्जी निकलेगा, और इसी को बोलते हैं स्टेनलेस नर्सरी। इसको क्या बोलते हैं? स्टेनलेस नर्सरी। पूछा जाएगा अब आप लोगों से कि तारों का निर्माण कहां होता है? स्टेनलेस नर्सरी में होता है। कैसे होता है? कैसा तारा बनेंगे कि हाइड्रोजन का जब हीलियम में परिवर्तन शुरू होगा उसी के साथ एक तारों का निर्माण शुरू हो जाता है। दिक्कत है? नहीं है। अब सुनो, यदि यहां से स्टेनलेस नर्सरी से तारे बने तो दो रूप में बनेंगे, या तो स्मॉल बनेगा या बड़ा बनेगा, ग्रेटर बनेगा। या तो स्मॉल तारा होगा या बड़ा तारा बनेगा। दिक्कत है? छोटा हो सकता है, नहीं तो बड़ा हो सकता है। दो शब्द में पहले लिखो, फिर बना देते हैं इसको, नहीं तो भूल जाओगे। भारी नहीं ना लग रहा है? नहीं लग रहा है, मजा आना चाहिए पढ़ने में। हेडिंग लगा देना, तारों का निर्माण। स्टेनलस नहीं, स्टेलर नर्सरी कहते हैं इसको, स्टेलर नर्सरी कहते हैं। ठीक है, लिखिए स्टेलर, जी हाँ, स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। लिखना शुरू करेंगे। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया से तारों का निर्माण होता है, से तारों का निर्माण होता है। से तारों का निर्माण होता है। से तारों का निर्माण होता है। लिखो, यदि तारों का द्रव्यमान यदि तारों का द्रव्यमान यदि तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के कम अथवा बराबर हो, कम अथवा बराबर हो, तो वह लाल दानों, तो वह लाल दानों
जी हाँ, लाल दानों, सब समझाएंगे। फिर श्वेत वामन और आगे काला वामन हो जाता है, आगे काला वामन हो जाता है। लाल दानों, लाल दानों, फिर श्वेत वामन, लाल दानों के बाद क्या, हाँ श्वेत वामन, और उसके आगे बढ़ोगे तो ये काला वामन हो जाता है, काला वामन हो जाता है। पहले एक प्रक्रिया तो ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, ठीक है। दूसरा लिखोगे, यदि तारों का द्रव्यमान सूर्य से ज्यादा हो, सूर्य से ज्यादा हो, जो तारा होगा उसका द्रव्यमान यदि सूर्य से ज्यादा हो, यदि तारों का द्रव्यमान सूर्य से ज्यादा हो, ज्यादा हो, तो उसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है। ज्यादा हो तो सुपरनोवा विस्फोट होता है। फिर सुपरनोवा विस्फोट होता है, फिर यह न्यूट्रॉन तारा, फिर यह न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा और आगे पल्सर हो जाता है, आगे ब्लैक होल हो जाता है। पुनः यह बनता है क्या, ब्लैक होल बनता है, पुनः यह ब्लैक होल बनता है। न्यूट्रॉन तारा और आगे ब्लैक होल का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन तारा और आगे किसका, ब्लैक होल का निर्माण होता है। दिक्कत है? न्यूट्रॉन तारा को ही पल्सर कहा जाता है। एक बार आप लोगों के परीक्षा में ही पूछा है कि पल्सर किसे कहते हैं, तो जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसी को क्या कहते हैं, पल्सर कहा जाता है। एक बार पूछ लिया है कि पल्सर कहते किसको हैं। पल्सर बाइक पल्सर नहीं, जो न्यूट्रॉन तारा हो उसी को पल्सर कहा जाता है। दिक्कत है? हाँ, ब्लैक होल का निर्माण होता है भाई, ये तो आसान चीज है। काहे फंस गया, चला। अब कुछ लोग पूछ रहा था कि सर ये लाल दानव कब बनता है। सुनो, लाल दानव बड़ी टर्निंग पॉइंट है कि ये तारा से जब हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया स्लो हो जाए, कंसंट्रेट रहना इन साइलेंट साउंड, कि सर जब हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया धीमी हो जाए तो वह अवस्था लाल दानव कहलाता है। दिक्कत है? हाइड्रोजन का जो फिजन हो रहा था, संलयन हो रहा था, वह स्लो हो जाए तो उसी को लाल दानव कहा जाता है। तारे कैसे दिखते लगते हैं, लाल दिखने लगते हैं। कैसे दिखते हैं, लाल दिखने लगते हैं। लिखवाना पड़ेगा, काम चल जाएगा, चल जाएगा ना, चलो चल जाएगा तो आगे बढ़ जाओ। यहां लिख देते हैं, एक शब्द में कोड में लिख देते हैं, आप लोगों को भी याद रहेगा कि हाइड्रोजन का हीलियम में, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया धीमा हो, बदलने की प्रक्रिया धीमा हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, लाल दानव कहा जाता है। अब हम कैसे निर्धारित करेंगे कि तारा स्मॉल है या बड़ा है, कैसे निर्धारित करेंगे कि तारा स्मॉल या बड़ा है, कैसे निर्धारित होगा भाई?
जिसको मन करेगा उसको बड़ा कह देंगे, जिसको मन करेगा उसको छोटा। जी नहीं, भारत के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे चंद्रशेखर सर, उन्होंने दिया है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। यदि तारों का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा या उससे कम हो तो छोटा है, और बड़ा हो तो बड़ा है। ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखिएगा कि चंद्रशेखर लिमिट 1.4 ms होता है, उससे ज्यादा हो तो बड़ा, उतना या उससे कम हो तो छोटा तारा होता है। तो सूर्य कौन तारा कहलाएगा, बड़ा कि छोटा? कैसे बड़ा कह दिए हैं, तो इसका मतलब आप सुने नहीं थे। हाँ, सुनो, फिर एक बार सुनो कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान, जो आपने कॉपी में लिखा है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होगा तो वह स्मॉल स्टार होगा। किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के बराबर या उससे कम होगा तो वह स्मॉल स्टार होगा। तो भैया अपना सूरज कहाँ है, सूरज बाबा स्मॉल है, सूरज बाबा स्मॉल है, क्योंकि उन्हीं के द्रव्यमान को मानक बनाया गया है ना, और ये स्मॉल है। तो ये लाल दानों वाला में आधा पहुंच गए हैं, आगे ही बनेंगे लाल दानव, फिर होगा श्वेत वामन, श्वेत वामन के बाद पुनः बन जाएंगे यहां काला वामन, फिर ब्लैक होल में आएंगे, फिर विस्फोट की स्थिति बनेगी। यही तो जीवन अवधि है तारों की। दो भाग में कहां बांटे हैं, है बड़ा बनेगा नहीं तो छोटा बनेगा, दो में कहा है, या तो छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। ठीक बा, एक को बनेगा। अब एक को में ना तो बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा, ये बात ना बनेगा। तो बड़ा होगा तो क्या होगा और छोटा होगा तो क्या होगा, दोनों का ये प्रोसेस लिख दिया गया है कि वो कहलाएगा क्या। आगे बढ़ाएं, आगे बढ़े, टफ नहीं ना लग रहा है, किसी को कठिन दिख रहा है जी, बताओ कठिन दिख रहा हो तो अभी इसका पोस्टमार्टम अभी जारी है तो चलेगा। लिखो तारों का रंग, तापमान और उम्र। तारों का रंग, तापमान और उम्र, हेडिंग लगा देना है, तारों का रंग, तापमान और उम्र, तारों का रंग, तापमान और उम्र, उम्र। कहते हैं ऊपर वाला में काला वामन को कॉपी में आपके लिखाया है भाई, थोड़े कुछ नहीं है, बस कॉपिया को एक बार घोर के पी जाइए, ठीक है, काम चलेगा, चीनी डाल के नहीं पीना है। चलो आगे बढ़े, क्या क्या लिख रहे थे? हाँ देखिए, लिखो तारों के रंग से उसके तापमान का पता चलता है, हाईलाइट कर लेना, तारों के रंग से उसके तापमान का पता चलता है। नीचे लिखो दूसरा, उष्मा से उम्र ज्ञात की जाती है। उष्मा से उम्र ज्ञात की जाती है। जैसे नीला, नारंगी, लाल, नीला, नारंगी, लाल। यदि नीला होगा तो अभी युवा हो रहा होगा, किशोर अवस्था में है। अगर तारा
नारंगी दिखने लगे तो प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, ये प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है। और यहीं पर मेरे भाई यदि वह लाल दिखने लगे तो वह ओल्ड एज में चला जाता है, वृद्धा अवस्था में चला जाता है, वह ओल्ड एज में चला जाता है, वृद्धा अवस्था में चला जाता है। बस ओल्ड एज में चला जाता है। ओल्ड एज में चला जाता है। आगे बढ़े। लिखना नक्षत्र। नाम सुना है आपने नक्षत्र का? है? नक्षत्र का ज्योतिष में बहुत महत्व है। खगोल का ज्योतिष में अपना एक अलग महत्व होता है। तो बातें आपसे नक्षत्र पर भी करेंगे। नक्षत्र क्या कहिएगा कि सर तारों के एक विशेष समूह को नक्षत्र कहा जाता है। लेकिन सुनो, संख्या परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है। 27 गो। भारत में जो ऋषियों मनीषियों ने नक्षत्र बताया वो 28 गो। भारतीय मनीषियों ने एक 28वां नक्षत्र भी बता दिया अभिजीत को, कि एक नक्षत्र कौन है 28वां। सोच आपके मन में आ रहा होगा कि परीक्षा में क्या बताएंगे, 27 को बताइएगा। खगोलीय संघ ने कितने की मान्यता दिया है? 27 नक्षत्र की मान्यता दिया है। ठीक है, चलो लिखो, एक लाइन लिखिए। तारों के एक निश्चित आकृति को नक्षत्र कहते हैं। एक निश्चित आकृति को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या कितना है? 27 है। इसकी संख्या 27 है। हालांकि भारतीय मनीषियों ने ऋषियों ने 28वें नक्षत्र अभिजीत की परिकल्पना किया है। कौन सा 28वां नक्षत्र है? अभिजीत का परिकल्पना किया है। 28वें नक्षत्र अभिजीत की परिकल्पना किया है। आगे ले लेना। सौर मंडल, हम लोग बात करेंगे अपनी सौर मंडल पर। अपना सौर मंडल, अपना सौर मंडल। सौर मंडल, हम लोग का जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का जनक, ऊर्जा का स्रोत और सौर मंडल का केंद्र है। ठीक है, सूर्य हमारे सौर मंडल का जनक, ऊर्जा का स्रोत और इस ऊर्जा का केंद्र है। उसी के नाम से शुरू और उसी पर खत्म है। सूर्य के साथ हमारा निर्माण हुआ और जैसे सूर्य जाएगा हम लोग भी, देखो ज्योग्राफी के बिना दुनिया है ही नहीं। है दुनिया ज्योग्राफी के बिना?
ज्योग्राफी के बिना ना तो कोई फिल्म बन सकता है, ना तो कोई गाना लिखा सकता है, ना कोई जीवन जी सकता है, ना कोई कहीं घूम सकता है, ना कहीं जा सकता है। सबके केंद्र में एक ही विषय है, वह क्या है? ज्योग्राफी। और आपको सिर्फ ज्योग्राफी आती है तो किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, विज्ञान पर कोनो गाना लिखाएगा? एटम के बाजार में साइंस वाले से पूछना क्या लिखेंगे? हाँ, एटम के ब्याह में न्यूट्रॉन चला बराती, ऐसे चलेगा जी? हम लोग कितना बढ़िया लिखते हैं, बहारो फूल बरसाओ, यही की रही है, यही तो है। बादल, जौन गाना में बादल आ जाता है वो गाना हिट कर जाता है, करता है कि नहीं करता है? बिना बरसात के गाना लिखा सकता है? 90 का दशक देखिए, 80 का दशक, जितना फिल्म बनता था सब ज्वालामुखी में से हीरो हीरोइन उद्गम लेता था नहीं मार देता था, कूद गया ज्वालामुखी में से, फिल्म हिट कर गया तो ज्योग्राफी भी हिट हो जाता है। अब दीवार ठीक करो, चलो, ये सन हो गया। यहीं से बात करेंगे सन कि सबसे नजदीक क्या है इसके? बुध है। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। बोर्ड पर रहिए, बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी। बुध को बोलते हैं मरकरी। ये डायग्राम में लगभग आवश्यक सारी जानकारियों को लिख लेना है। दूसरा क्या होगा? शुक्र, और शुक्र को बोलते हैं वेनस। थर्ड क्या होगा भाई? अर्थ। थर्ड क्या होगा? अर्थ। थर्ड होगा अर्थ, पृथ्वी। एक एक करके इसको पढ़ना भी है। और नेक्स्ट होगा मंगल। मंगल यानी मार्स। मंगल यानी मार्स। और ये चारों को कहते हैं हम लोग आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह है? आंतरिक ग्रह। वहीं यहां बाह्य ग्रहों में सबसे पहला आता है बृहस्पति। सॉरी, सबसे पहला आता है बृहस्पति। बृहस्पति यानी कौन? यहां बृहस्पति यानी जुपिटर। सेकेंड नंबर आता है यहीं पे शनि। शनि यानी सैटर्न। शनि किसको बोलते हैं? सैटर्न। नेक्स्ट पहुंचता है सर अरुण। अरुण, अरुण को यूरेनस। और नेक्स्ट आता है नेपच्यून, वरुण, नेपच्यून। ठीक है। अब इसमें कमाल की बात है कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन एक डायग्राम से सीख लेते हो। सुनो, ये तो सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का बढ़ता हुआ एक सीरीज है, बढ़ता हुआ एक श्रृंखला है, बढ़ता हुआ एक क्रम है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें जो एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह हैं, उन क्षुद्र ग्रहों की पेटियां कहां पाई जाती है? अभी भी बेसिक क्वेश्चन पूछ ले है, माना कि इस बार अस्तर नहीं था लेकिन फिर भी तो आ गया था ना। कहां पाया जाता है सर? हाँ, यहीं पर लगा देते हैं कि सर ये आंतरिक और बाह्य ग्रह, आंतरिक और बाह्य ग्रहों का जो डिविजन है, यहीं पर क्षुद्र ग्रहों की पेटियां हैं। यहीं पर कौन है? क्षुद्र ग्रह है। यहीं पर क्षुद्र ग्रह है, यहीं पर क्षुद्र ग्रह है, यहीं पर क्षुद्र ग्रह है। चलो सुनो, यहीं पर क्षुद्र ग्रह है। अगर बात करें इसके साइज को लेकर के, आकार को लेकर के, सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे बड़ा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 शुक्र, इसी की बहिन है, नंबर 7 मंगल, और सबसे छोटका कौन है? बुध है। सबसे छोटका बुध है, सबसे छोटा बुध है। लग गया? आकार भी लग गया ना। अब एक नहीं पूछा जाता है, परीक्षा थोड़ा डायनेमिक हो गया है। और याद रखिए, एक बात मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बीपीएससी का इतना तू मैं हुआ है, उसके योग्यता पर सवाल हुआ है कि आपके परीक्षा में वो अपना योग्यता दिखा देगा। हाँ, जिसमें दिखाना चाहिए उसमें तो नहीं दिखा पाया, लेकिन टीआरई 4.0 में पक्का दिखा देगा कि बीपीएससी योग्य है।
हाँ वो तो दिखाता है, लेकिन इस बार कुछ अच्छे से दिखा देगा। तो आप लोग ये मानक मत बना के पढ़िएगा कि सर सिविल के परीक्षा में तो ये लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। हम, मेरी अंदर आत्मा है कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन जो है टफ देगा, उस समय प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने को मानक बना करके और पढ़िए, ठीक है। खाली छोटी छोटी बात पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो उस समय रोना पड़ जाएगा, ठीक है। ये तो बीपीएससी के तो समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहा है, ठीक है। स्थिति भी कहां जा रही है उसकी। धीरे धीरे देख रहे हैं कि आंदोलन भी कमजोर होता चला गया। अभी है, सरकार कमजोर कर रही है, कर रही है ना। देखिए सुनो सुनो, जब संविधान लिखा रहा था ना, तो संविधान सभा में चर्चा हुआ कि डीपीएसपी को वाद्य योग्य बना देना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वाद्य योग्य बना देना चाहिए, क्योंकि उसी में कल्याणकारी नियम है। किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता नहीं, स्वास्थ्य की दिक्कत होती है, कोर्ट चला जाएगा। तो अंबेडकर जी महान थे, महात्मा थे, सच में बहुत बड़ा व्यक्तित्व। वो संविधान सभा के लोगों को एड्रेस किए कि सुनिए, डीपीएसपी ये सामान्य नहीं है। लोकतांत्रिक देश में सभी न्यायालयों से ऊपर भी एक न्यायालय होता है जनता का, होता है कि नहीं। जब कोई न्यायालय नहीं सुनता है तब कौन सुनता है? जनता का न्यायालय। और सरकार को 5 साल में जनता के न्यायालय में पहुंचना ही पड़ेगा। तो जो सरकार रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा अब बुनियादी कार्यों को नहीं करेगी, जनता इसका फैसला अपने अदालत में कर देगी, इसको वाद्य योग्य नहीं बनाया जाएगा। तो क्या पता। देखिए ये काहे आप में इतना निगेटिविटी रहता है। सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनो, सब बिगड़ल चीज एक दिन सुधरता है कि नहीं सुधरता है? अरे सब बिगड़ा सुधरता है कि नहीं? घड़ा है, धीरे धीरे ना भरता है भाई। जिस दिन सब चीज भर जाएगा उस दिन ब्लास्ट हो जाएगा। हम लोगों के पास रोटी, कपड़ा, आवास ये सब चीज मिले तब दिखेगा कि धर्म, मंदिर, मस्जिद तब दिखता है। जब बुनियादी चीजें लोगों को नहीं मिलेगी, बहुसंख्यक लोग इससे वंचित हो जाएंगे ना, तब सब एक हो जाएंगे। आप देखते हो जब भी सरकारें अपने देश में घिरती है तो वह देश में कोई बात नहीं बतियाएगा। देश में बेरोजगारी बढ़ जाए, देश में महंगाई बढ़ जाए, देश में समस्या होने लगे तो बातें ले जाकर के राष्ट्रवाद पर शिफ्ट कर दिया जाता है कि चाइना अब तुमको नहीं छोड़ेंगे, राफेल चला देंगे चाइना पर। पाकिस्तान अब तुम्हारा खैर नहीं, इसी 2025 में तुम उड़ने वाले हो। भैया उसका उद्देश्य चाइना को मारना नहीं है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है क्या? हाँ, यहां के महंगाई को, यहां के बेरोजगारी को, यहां के समस्याओं को कंट्रोल करना उसका मेन काम होता है। क्योंकि जैसे ही राष्ट्रवाद को आप उछालोगे, लोकल मुद्दे दब जाएंगे। पेट्रोल पंप पर देखिएगा, 300 रुपया पेट्रोल भराएंगे लेकिन चाइना के नाक में दम करके रहेंगे। जय हिंद साथियों, रील बनाता है। हाँ, हम रील बनाते हुए देखे हैं। ये सब एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है, और उसी क्रोनोलॉजी के क्रम में ये भी चल रहा है, लेकिन एक सीमा तक चलेगा, ठीक है। अब बताओ, युवा कोई धर्म जाति को नहीं मानता है, सच में। इससे पिछले चुनाव में भी, अब थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएंगे। अच्छा, बोर्ड ऊपर में चमक रहा है, कोई बात नहीं। आयुष जी, बोर्ड चमक रहा है, ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा। अभी नीचे पूरा भरना है, इसीलिए हम ऊपर से लेकर के लिखना शुरू कर दिए। आप कोशिश करेंगे कि यहाँ से नहीं हो, ठीक है। आपके पास से पीडीएफ भी पहुंचेगा, उसमें से एक बार अपडेट कर लीजिएगा। आइए, ठीक है। कहाँ तुम लोग लेके चल गया था हमको भाई? हाँ, ये है कि पढ़े लिखे लोग भी अगर नहीं बात करेंगे तो फिर हमारी अंदर आत्मा भी कहती है कि ना, कि तुम भी बुद्धिजील बनते जा रहे हो। तो पहले मैं थोड़ा सा था कि नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं सब छोड़ दिया हूँ।
हाँ, अब प्रखर होकर के बोलता हूं, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात की समस्या हमको है, शिकायत भी है, शिकवा भी है, कि कुछ आदमी सब इस देश में है, नेता कम अभिनेता ज्यादा है, वो सबको जो है मूवी में होना चाहिए। इतना बढ़िया एक्टिंग कर लेता है सब कि समझिए ही नहीं। अब नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक्टिंग बहुत खतरनाक करता है कि नहीं है? तो कोरोना में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जा करके 5 लाख के रैली कर रहा है कि जहां देख रहे हैं वहीं भीड़ भीड़, है कि नहीं है? न्यूज पर, न्यूज पर, हाँ, जहां कैमरा केवल है वहां पर मास्क मार रहा है। ये अभिनेत्री ना है भाई, थोड़ी हटाइए, थोड़ा हटाओ। अब बात करेंगे बुद्ध को लेकर के। देखिए बुद्ध, इसके परिक्रमण अवधि, इसकी, जहां परिक्रमण अवधि पर बातें होगी भैया, इसके परिक्रमण अवधि पर बातें होगी। देखो तो कितना दिन में करता है बुद्ध? 88 दिन। कितना दिन में? 88 दिन में। शुक्र करता है 225 दिन में। अर्थ 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा। हाँ हाँ, ये मार्च 687 दिन। बृहस्पति 11.9, या इसी को 12 वर्ष लिख लेना। शनि 29 वर्ष, शनि 29 वर्ष। अरुण 84 वर्ष। वरुण 164, या कुछ स्रोतों में 165 भी दिया है। परीक्षा में कोई एक पूछेगा आपसे, दोनों नहीं पूछेगा। 164 या 165 वर्ष। रुको, इसके उपग्रहों पर बात करेंगे सर, इसके उपग्रहों पर बात करेंगे, मून्स पर इसके बात करेंगे कि इसके कितने मून्स हैं, किसके। दोनों मिलते हैं, 164 भी 165 भी। परीक्षा में एक एक को कौन पूछेगा, या तो 164 नहीं तो 165। बृहस्पति का लिखे हैं 11.9 वर्ष, या लगभग 12 बरस। 11.9 बरस, लगभग कितना? 12 बरस। सुनो, उपग्रह बुध के कै गो? 0। शुक्र के कितना? 0। अर्थ का 1। बुध, मंगल का 2, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति का 95, शनि का 145, अरुण का 27 और वरुण का 14। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रहों के उनके चंद्रमा की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगा दो, तो लगा दीजिएगा। सबसे पहले कौन? हाँ, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, उसके बाद आएंगे मंगल, बृहस्पति, और शुक्र के तय है ही नहीं। ये पता है आपको कि काहे इसका संख्या ऐसे हो गया? कल चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे कि बुध को काहे नहीं एको को बना, और शुक्र को भी क्यों नहीं उपग्रह है, पृथ्वी को काहे एक एक उपग्रह है, और शनि पर क्यों 145 हो गया। इन सब का कारण होता है, इन सब का कारण होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। दो बात, कारण अकारण का निवारण यदि मिल जाए तो मेरे भाई जीवन बल्ले बल्ले हो जाता है।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, आज से बात करेंगे मरकरी को लेकर के, ठीक है। मरकरी क्या कहोगे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, वाणिज्य, और इसी को कहते हैं वाणिज्य और निपुणता का देवता, वाणिज्य और निपुणता का देवता, वाणिज्य और निपुणता का देवता, ट्रेड एंड कॉमर्स गॉड। ये वाणिज्य और निपुणता का देवता होता है। किसका देवता है? वाणिज्य और निपुणता का देवता। पंडित जी लोग हाथ देखता है ना तो कहता है इसका बुद्ध बड़ा, मिट्टी छुएगा सोना हो जाएगा। जिसके हाथ में बुद्ध प्रबल हो क्या होगा? मिट्टी छुएगा तो सोना हो जाएगा। देखो वायुमंडल का अभाव है, यहां पर वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल का अभाव है। कक्षीय गति, कक्षीय गति सर्वाधिक होता है, कक्षीय गति इसका सर्वाधिक होता है, सबसे तेजी से रोटेट करता है। कक्षीय गति कैसा? सर्वाधिक होता है, कक्षीय गति सर्वाधिक होता है। कक्षीय गति सर्वाधिक होता है। देखो बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के कितना दिन? 90 दिन के बराबर होता है भैया। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। वायुमंडल का अभाव होता है, लेकिन यहां वायुमंडल का अभाव होता है, होता ही नहीं है, वायुमंडल का अभाव होता है। जी हाँ, आगे बढ़े। बुध का एक दिन वायुमंडल पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अब एक बात, इसके उपग्रह क्यों नहीं होते हैं? सोच सकते हो, खा जाता है उसको। चंद सेकंड यहां से साथ में रहो, आओ एक सेकंड देखो। यहां इतना तो पढ़ चुके होंगे कि सर ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। इसका सोर्स है कहां? तो पढ़े थे बिग बैंग थियरी को। तो विस्फोट के बाद में से हर चीजें मूवेबल से, हर चीज मूव कर रहा है। सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। सूर्य परिक्रमा करता है किसका? अपनी आकाश गंगा का। सूर्य किसका परिक्रमा करता है? अपनी आकाश गंगा का। तो अपनी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी का। 25 करोड़ वर्ष में, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष भी बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। अब बोर्ड पर हो, सूर्य का अपना एक परिवार है सर। इसके अपने परिवार में 8 ग्रह हैं जो इसी से तो बने। कैसे? कि जब ये सूर्य ऐसे परिक्रमा कर रहा है, यही परिक्रमा कर रहा है ना, किसका कर रहा है? मंदाकिनी का। आप साइंस में पढ़े हो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। अच्छा, तो जैसे ही यह ऊपर की ओर बल काम करेगा तो इसमें से एक छल्ला निकल जाएगा, एक रिंग निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसे घूम रहा है तो।
और निकल करके ये बाहर में भी घूमने लगेगा, स्थित होना नहीं है वहां पर। तो सबसे पहले इसका रिंग्स निकला कौन? मरकरी। अब देखो ये मरकरी है कहाँ? बुध के सबसे नजदीक है, बुध के सबसे नजदीक है। सुनो ना, बुध के सबसे नजदीक है कौन? सॉरी, शुक्र के सबसे नजदीक है कौन? कोई बात नहीं। सूर्य के सबसे नजदीक है कौन? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। अब इस बुध के भी घूमने से इसमें से भी वो रिंग निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? मून्स तो इसके भी निकलेंगे, टुकड़े तो इसके भी निकलेंगे, लेकिन शुक्र के पास गुरुत्वाकर्षण उच्च है, शुक्र के पास उच्च गुरुत्वाकर्षण है। तो बुध से अगर कुछ निकलता भी है तो वो अपने को स्वतंत्र नहीं रख पाता है, बल्कि आके समाप्त हो जाता है किसमें? शुक्र में। देखना कभी वीडियो कल चलाएंगे कि उससे निकलते हैं रिंग्स, लेकिन आकर के कहां घुस जाते हैं? सब शुक्र में। तो वहां कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। शुक्र के पास भी कुछ नहीं बचेगा। पृथ्वी से बहुत टुकड़े निकले, लेकिन बड़ा निकला चंद्रमा, इसलिए वो अस्तित्व में रह गया, अन्यथा वो भी पहुंच गया रहता। ठीक है, आइए बोर्ड पर रहिए, बात कर लेते हैं शुक्र को लेकर के। शुक्र को क्या कहते हैं भैया? हाँ, इसको कहा जाता है सुंदरता की देवी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी। जी हाँ, शुक्र को पंडित जी लोग हाथ देके कहता है कि कन्या बहुत सुंदर मिलेगी, तुम्हारा शुक्र कैसा है? हाँ, शुक्र ऊपर है, नहीं है? हाँ, वो कह रहा है ये सर है। हाँ, महिलाओं को भी ऐसा ही होता है भैया कि उनके भी शुक्र होते हैं, ऐसा थोड़े। हाँ, कुछ सोच रहा हो कि केवल पुरुषों में शुक्र होता है, नहीं, महिलाओं के भी होते हैं ना। हाँ, उनमें तो कमजोर होता है, तो वे सब अपना बढ़ा भी लेती हैं। कैसे बढ़ा लेती हैं? अरे वो सोमारी ओमारी करके शिवरात्रि ये सब में, चलो महाशिवरात्रि नहीं जानता है? हाँ, तो अपना शुक्र बढ़ा भी लेते हैं, और लड़का सब अपना शुक्र कम कर लेता है। कोई बात नहीं, उन्हीं का चलेगा। आगे बढ़िए, शुक्र पढ़ा दें आज की, छोड़ दें? वेनस, हाँ, 2 शब्द में लिख लीजिए, पढ़ा ही देते हैं। इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है, लिख लो। अब बोर्ड पर हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लो कि तेज हो जाएगा। यहां बोल देते हैं, सुंदरता की देवी कहा जाता है शाम को पश्चिम, शाम को पश्चिम, शाम को पश्चिम, और सुबह में या भोर में, शाम को पश्चिम और भोर में पूरब में दिखाई देता है, पूरब में दिखाई देता है। इसलिए इसे सांझ का तारा, इसलिए इसे सांझ का तारा, इसलिए इसे सांझ का तारा, आप भोर का तारा कहते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। पॉइंट बढ़ाते जाना। आकार, घनत्व और व्यास में, आकार, घनत्व और व्यास में, आकार, घनत्व और व्यास में आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है। आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। वायुमंडल है, लेकिन यहाँ के वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से लेकर के 95% तक होता है। 90 से लेकर के 95% तक होता है। यहाँ के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से लेकर के 95% तक होता है।
अब एक बात बताओ, स्पीड मेंटेन रखना है, थोड़ा स्पीड में पढ़ाते ही हैं हम, ठीक है। लेकिन सिकंदर तभी बनेंगे जब चाल बरकरार होगी, धीमे धीमे नहीं पढ़ना है। सुनिए, वो मूवी वूवी देखा है तुम लोग? भाग रहे हैं, भाग सिमरन, भाग अपना जीवन बसा ले, भाग रहा है दोनों हाथ पकड़ के, भाग रहा है कि नहीं, और पीछे से गुंडे खेद रहे हैं, गोलियां चल रही है एकदम, और वहां से जो है बालू के फुहारे उड़ रहे हैं, देखा है आपने? नहीं देखे? उस बालू में ढक जाता है दोनों, फिर कुछ समय के बाद में से ओ उखड़ता है। वही वही स्थिति होती है रियल में, कहां पर? शुक्र पर, क्योंकि वहां ज्वालामुखीय विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होते रहती है, भड़कते रहता है, जहां पैर रखोगे पता चलेगा वहीं से भड़क गया। अब वहां जीवन संभव है? नहीं है। 90% ऑक्सीजन में जीवन चलेगा जी? नहीं चलेगा। लेकिन पेपर कुकर की अवस्था है, भड़ाक भड़ाक बजते रहता है। हाँ, अधूरी कहानी देखो, जहां पैर रख रहा है वह भड़क जा रहा है फिल्म में, वैसे ही स्थिति उत्पन्न होती है कहां पे? वहां पे। ठीक है, कल यहां से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन घर से खूब बढ़िया अच्छे से पढ़ लिख के आइए, तब आगे आए। 90-95% भाई कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर।